चले सर रिवाइज करते हैं जो अब तक हमने पढ़ लिया था, फिर हम बढ़ जाएंगे आज मजीद आगे। सर क्या पढ़ा था अब तक हमने पढ़ा था सर जहां जहां बात आएगी, किसकी बात आएगी? IFRS 8 की हम इसकी तरफ देखेंगे। लेकिन IFRS 8 का लॉजिक और पर्पज और ऑब्जेक्टिव क्या था दुनिया में आने का? कि सर अगर यूनिलीवर का शेयर होल्डर है तो वो कहता है कि भैया मुझे ग्रॉस सेल्स की फिगर नहीं बताओ, मुझे इंडिविजुअल फिगर्स भी बताओ कि भाई सनसिल्क, पेंटीन, होम केयर, पर्सनल केयर इन्होंने कितना कितना कमा करके दिया। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने कहा था कि सर ये सप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज पे और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज पे, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। सर फिर अब और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट कहते किसको हैं? कि सर जिसमें तीन बातें हो। पहली चीज उसके अंदर सलाहियत हो कि अपने रेवेन्यूज भी अर्न करे और अपना जो एक्सपेंसेस भी इनकर करे। जैसे मैंने कहा था यूनिलीवर के लिए सारे जो ब्रांड हैं सही है वो है, हमने कहा इवन मैग्नम, कॉर्निटो, ये सब भी एक अलग अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में आ जाते हैं कि सर इनके भी अपनी इनकम है, अपने एक्सपेंसेस हैं। और डिपार्टमेंट्स की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, वो कमा कर भी देता है कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स की इनकम की और उसके अपने एक्सपेंसेस भी हैं। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा इसकी एक और निशानी होती है कि CODM इसके रेगुलरली रिव्यू करता है। अब सर CODM कौन होता है? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके पास स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की सलाहियत हो। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होते हैं? जिससे कंपनी की डायरेक्शन डिटरमाइन होती है। आपकी शादी का डिसीजन स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। आप केले लेने गए, 1 दर्जन ले, 1.5 दर्जन ले, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं है। सही है सर। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने वाले लोगों को कहते हैं CODM। ये यूजुअली कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये रेगुलरली रिव्यू करें। सर तीसरी कंडीशन क्या थी? सर इसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। व्हाट डू वी मीन बाय डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हमने कहा कि सर जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने कहा सर जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर अवेल बना सकते हो, जैसे कॉस्ट का भी उसका डेटा हो और हमने कहा उसकी इनकम का भी डेटा हो। सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा था सर अगली चीज जो आज तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं की वो क्या थी? एग्रीगेशन क्राइटेरिया। सर व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीगेशन क्राइटेरिया? यूनिलीवर ने कहा भाई हमारे 41 ब्रांड हो जाएंगे, 41 सेगमेंट हो जाएंगे, सबकी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को नहीं देते वो पागल हो जाएगा। 41 अलग अलग सेगमेंट्स की सेल्स दे रहे हैं, कॉस्ट, तो क्या करें? स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा, बोला इनको एग्रीगेट कर दो। हमने कहा एग्रीगेट किस बेसिस पर करें? उसने कहा अगर ये 5 चीजों में सेम है तो एग्रीगेट कर दो। हमने कहा अच्छा 5 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सेम हो, दूसरी चीज प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, तीसरी चीज टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, चौथी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पांचवी। इस बेसिस पे हमने कहा था यूनिलीवर शैम्पू, साबुन और क्रीम को, पर्सनल केयर के आइटम्स को क्या कर देता है? कंबाइन कर देता है। सर क्यों कंबाइन करता है? क्योंकि उसने कहा नेचर सेम है, इंसान की खूबसूरती उसके जिस्म पे इस्तेमाल होते हैं। दूसरा हमने कहा इनका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, सब में ही केमिकल्स की मिक्सिंग अप है। और तीसरा इंसानों के लिए होता है। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम है, रेगुलेटरी पाकिस्तान के जो कवानीन है कॉस्मेटिक्स के वही अप्लाई होते हैं। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि सर हमारे पास 2 काम हो गए, ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई किया, दूसरा एग्रीगेशन कर लिया, तीसरा क्या करें? अभी डिस्क्लोज करें। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड बता रहा हूं, अगर इन तीनों में से एक भी मीट हो जाता है तो डिस्क्लोज कर देना उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को अलग से। पहला क्या था? सेगमेंट के रेवेन्यू, टोटल कंपनी के
रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। दूसरी चीज, सेगमेंट के एसेट्स, कंपनी के एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा हो। तीसरी चीज, हायर उठाना है प्रॉफिट, और वो सेगमेंट जिनमें प्रॉफिट था उनका प्रॉफिट उठाओ, वो सेगमेंट जिनमें लॉस था उनका लॉस उठाओ। उनके हायर को कंपेयर करो किससे? इंडिविजुअल सेगमेंट्स के 10% से और 10 इंडिविजुअल सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस से। सही है सर, ये हमने पढ़ा। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि सर इन सब के बाद कहानी खत्म। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, कॉन्सेप्ट एक और बाकी है। वो क्या था? 75% रूल। क्या मतलब? स्टैंडर्ड ने कहा यार देखो, तुम जिसको रिपोर्टेबल बता रहे हो, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का तकाजा है कि उनकी सेल्स, टोटल सेल्स का कम से कम कितना होनी चाहिए? 75% या उससे ज्यादा। अगर उनकी सेल्स, टोटल सेल्स का 75% नहीं है तो तुम्हें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी पड़ेगी। किसी भी एक ऐसे सेगमेंट को जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता, उसको उठाना होगा। और उसको कौन सा सेगमेंट बनाना होगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो हमने कहा सर ये था अब तक जो हमने पढ़ लिया था। क्या हम क्लियर है नौजवानों? तो अब बढ़ जाएं आगे। आए सर आए। ऑनलाइन वाले बच्चों अब आवाज बेहतर है? आ जाए। चले सर अब आगे बढ़ेंगे मेरा बच्चा। इब्तिदा करेंगे और आज की क्लास में हमारा एजेंडा क्या होगा? आज की क्लास में एजेंडा है हमारा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या होते हैं सर, मुझे बताएं। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब तक हम कह रहे थे ना भाई डिस्क्लोज करें, डिस्क्लोज करें, डिस्क्लोज करें, तो हमने कहा क्या डिस्क्लोज करना है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि डिस्क्लोज क्या करना है। तो स्टैंडर्ड अब बताएगा क्या डिस्क्लोज करना है। कोई है हमारा ऐसा दोस्त जिसके पास हैंडआउट्स ना हो? चल आप लोग ये काम करें, थोड़ा सा किसी के साथ बैठ के शेयर करें, हम हैंडआउट्स कॉपी करा देते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। आ जाए। चले सर पहले पढ़ेंगे डिस्क्लोजर्स। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं नौजवानों कि सर जो बच्चे रिकॉर्डिंग में होंगे उन रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को ये हैंडआउट्स को देखना पड़ेगा। आ जाए खोल के व्हाट्सएप से कहीं से भी, ऐसे भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में बुक आ जाएगी, फिर ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। चले मेरे नौजवानों अब आते हैं डिस्क्लोजर पे आते हैं। समरी के अंदर ही हमारे पास डिस्क्लोजर लिखे हुए आ रहे हैं। क्या हमने देख लिए सर? पेज नंबर 2 समरी के अंदर एक हमारे पास सब हेडिंग आ रही है डिस्क्लोजर। जिनके पास हैंडआउट नहीं है वो सर किसी के साथ बैठ जाएं तो हम उनको थोड़ी देर में तो कॉपी करवा के दे देंगे ताकि वो क्लास में बिल्कुल बेगाने ना बैठे रहें। और हमने कहा सर डिस्क्लोजर्स पे आते हैं। कहा गया मेजर डिस्क्लोजर्स इंक्लूड an entity shall report a measure of profit and or loss and total assets for each reportable only if this information is regularly provided to the CODM। एक हैंडआउट देते हैं इसके। किस के पास भाई हैंडआउट नहीं है फिर साथ उठाएं, 10 कॉपीज करा दे। सही है, बल्कि 12 करा दे। मेजर डिस्क्लोजर्स इंक्लूड, सर इसने कहा आपने प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स और डिटेल्स देनी है, लेकिन कब देनी है? जब आप ये चीज CODM को बताते हो, वरना सर नहीं देनी। अब सुनिएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप लोग जाएंगे ना इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिलीवर में कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी। सर शेयर होल्डर्स को तो आप बहुत कम इंफॉर्मेशन देते हैं,
जो शेयर होल्डर्स को हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन एक होती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग उनको आप हर महीने एक अकाउंट्स बनाकर दे रहे होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट्स की चीजें शेयर होल्डर्स को भी तब बताओगे जब तुम डायरेक्टर्स को ये मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में बताते हो। अगर नहीं बताते तो शेयर होल्डर को भी बताने की जरूरत, याद रखो शेयर होल्डर को वही चीजें बताओ जो डायरेक्टर्स को बताते हो आम दिनों में। अगर उससे ज्यादा बताओगे तो शेयर होल्डर परेशान होगा। सही है सर? तो इसने कहा भैया ये जो एसेट वाली चीजें भी है ना, ये भी कब बताओगे? जब आम दिनों में बताते हो। हमने कहा बढ़िया हो गया। फिर कह रहा है ओनली डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड रिगार्डिंग ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट विद स्पेसिफिक अमाउंट्स आर रिपोर्टेड टू दी। सब कुछ इसने डाल दिया CODM पे। बोला उसको बताते हो तो बताना, वरना बताने की जरूरत। हमने कहा बढ़िया हो गया। फिर कहता है जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग। आपने यूनिलीवर साबुन, शैम्पू, इनको किस बेस पे एग्रीगेट किया है? यार ये बेसिस बताना जरूरी है। आपको बताना होगा कि भाई यूनिलीवर किस बेस पे आपने एग्रीगेट किया है। आए सर आए। फिर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग दैट सेगमेंट शेयर सिमिलर इकोनॉमिक। अब सर जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाली बात है ना, इसको अंडरलाइन कर लें। क्यों? एग्जाम्पल देता हूं सर। एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ये नहीं बताएगा कि सेगमेंट्स को तुम एग्रीगेट कर दो। वो एक वर्ड यूज करेगा। क्या वर्ड यूज करेगा? वो कहेगा सेगमेंट्स शेयर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहेगा? सेगमेंट शेयर सिमिलर। अगर उसने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया 2-3 सेगमेंट्स के बारे में कि भैया ये सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि आप इनको एग्रीगेट कर दो। ठीक है सर। फिर आगे बढ़े। हमने कहा अगली चीज क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इज नॉट नेसेसरीली IFRS कंप्लाइंट इंफॉर्मेशन। इसने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज हुई है वो IFRS की इंफॉर्मेशन नहीं है, as it is based on amounts reported internally। सही है सर? इसने कहा अब सुनना, जो तुम ऑपरेटिंग सेगमेंट के डिस्क्लोजर में इंफॉर्मेशन बताओगे एक डिस्क्लोजर में, जरूरी नहीं है कि तुम उसको कहो कि ये जो है IFRS की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल देता हूं सर, ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर हम इंटरनल रेवेन्यू के डिस्क्लोजर में इंटरनल रेवेन्यू बताएंगे। हमें कहीं भी अकाउंटिंग में इजाजत नहीं है कि आप इंटरनल रेवेन्यू भी बताएं, लेकिन यहां पर हम बताएंगे क्योंकि इसने कह दिया कि ये जो इंफॉर्मेशन है जरूरी नहीं है कि ये IFRS कंप्लाइंट हो। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हमने कहा सर अगली चीज क्या है? अगली चीज है ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकंसाइल्ड बैक टू IFRS अमाउंट डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक रिकंसिलिएशन बनेगी। क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरा डिस्क्लोजर है जो कि इस स्टैंडर्ड का सबसे मुश्किल डिस्क्लोजर है। अगली चीज, एन एंटिटी रिपोर्ट्स टू द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल। अब सर ये ज्योग्राफिकल वाली चीजों के ऊपर हम आएंगे, पहले हम आते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका डिस्क्लोजर बनाएंगे। आए सर, पहला जो इसका डिस्क्लोजर होगा वो बड़ा सिंपल रखेंगे और फिर दूसरा जो डिस्क्लोजर होगा उसमें हम आएंगे और शरारतें करेंगे। जी उसको भी करेंगे। अब वो रिपोर्टेबल बन गया भाई। जी बेटा। सर इंटरनल जो सेगमेंट रेवेन्यू होता है ना, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू जो हम अभी डिस्क्लोजर में बताएंगे, वो जरूरी नहीं है उसने कहा कि IFRS के हिसाब से ही हर इंफॉर्मेशन बताओ। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू जो होता है वो IFRS हमें नहीं कहते कि आप डिस्क्लोज करो कहीं भी, लेकिन हम यहाँ के डिस्क्लोजर में बताते हैं।
तो इसका इशारा है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि तुम कहीं और ना बता रहे हो, जो IFRS के हिसाब से जरूरी ना हो, लेकिन यहां बता दो। आए सर आए, अब हम आएंगे और एक सवाल करेंगे, हम आएंगे और एक सवाल करेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, आ जाए। 11 हम कर चुके थे कल। सवाल करेंगे, केस एंड TNS लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनीज एंगेज्ड इन केमिकल्स, सोडा एश, पॉलिस्टर, पेंट्स एंड results of each business segment for the साल ended 31 मार्च 2015 RS follow। सारे रिजल्ट्स बता दिए, बिल्कुल 11 जैसा सवाल है, लेकिन अगली चीज इंपॉर्टेंट है। इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिस्टर एंड सोडा एश इज 48 million and 16 million respectively at a contribution margin of 30%। ठीक है सर। Operating expenses include KTL's head office expenses amounting to rupees which have not been allocated to any segment. Furthermore, assets and liabilities amounting to rupees 180 million and 37 have not been reported in the assets and liabilities of any segment। सही है सर। आए सर आए। जी हम 11 के डिस्क्लोजर पे आएंगे, पहले 12 हम कर लें अच्छे से, फिर आएंगे 11 के डिस्क्लोजर पे। आए अब सर आए, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? इन अकॉर्डिंग विद द IFRS आपको क्या बताना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पहले बताने हैं और फिर डिस्क्लोजर देना है। सर सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर एग्जामिनर ने आज तक इसका डिस्क्लोजर अकेले नहीं पूछा, एक दफा फाइनल अकाउंट्स के साथ पूछा है और एक दफा डिस्क्लोजर बना करके दे दिया और बोला यार इसकी गलतियां मुझे बता दो। तो डिस्क्लोजर या तो हमें बना करके दे देगा, बोलेगा कि इसकी गलतियां बताओ, या तो पूछेगा। अब आ जाएं, नौजवानों की बड़ी जमात आ जाएं और अब हम इधर देखेंगे। सर सबसे पहला काम तो वही होगा, मजबूरी है हमारी कि हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स तो आइडेंटिफाई करने। डिस्क्लोजर तो रिपोर्टेबल का बनेगा ना सर, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 12, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग पेज नंबर रेफरेंस दे रहे होंगे मुसलसल। हमने कहा सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करते हैं? थ्रेशोल्ड। सर थ्रेशोल्ड पे जब हम आएंगे तो हमने कहा क्या क्या चीजें होती हैं? रेवेन्यू, अगली चीज एसेट्स, और तीसरी चीज प्रॉफिट और लॉस। हमने कहा सर क्या यही 3 चीजें होती हैं हमेशा? जी सर यही 3 चीजें होती हैं। फिर आप वर्किंग करेंगे सेगमेंट्स, रेवेन्यू, एसेट्स, चले सर ये जल्दी से आप लोग कॉपी करते जाएं और फिर इसको सॉल्व करते जाएं, जब तक मैं इंक भरवा लूं और फिर हम बढ़ेंगे आगे। इसको सॉल्व करना है आपने खुद से, नौजवानों। इंक भर दे। सर पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 12 करना है हम। मैं शेयर भी कर देता हूं स्क्रीन। जी बच्चों कौन कौन सा रिपोर्टेबल है? फार्मा, पॉलिस्टर, इसके अलावा कुछ कोई और नहीं आ रहा? पक्की बात है, बढ़े आगे फिर हम।
75% रूल टेस्ट कर लिया, कितने परसेंट बन रहा है? 91 पॉइंट। %91.44 बच्चे कह रहे हैं बढ़िया हो गया सर, आ जाए। चलें सर, केमिकल्स की सेल्स कितनी थी? पहला हमने कहा केमिकल्स, फिर सोडा ऐश, पॉलिस्टर, पेंट्स, फार्मा। चले सर, केमिकल्स की सेल्स कितनी थी? 3,000, 300, 400, 220, 100। एसिड्स पे आते हैं। सर एसिड्स कितने थे? 1500, 500, 300, 160 और 10। चलें सर, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे सवाल में? ग्रॉस प्रॉफिट जैसे कल किया था, उसमें से क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कितना आ रहा है भाई इसका? 143793 227 और 14438। ऐसा ही है सर। अब सुनिएगा सर, मैंने क्या कहा, पहली क्लास से सीखना है, हम सीखते हुए आ रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी। क्या यहाँ पर हमसे जस्टिफिकेशन बेसिस वगैरह कुछ पूछी है? यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की? डिस्क्लोजर्स बताओ। क्या बताओ? तब हम रिपोर्टेबल बेसिस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम देखते जाएंगे भैया कौन कौन सा रिपोर्टेबल है, उसके आगे हम यस या नो लिखते जाएंगे। तो आ जाए सर, अब हम यस या नो लिखते जाएंगे कि रिपोर्टेबल कौन कौन सा है। चले सर, रिपोर्टेबल सर बताएं, ये रिपोर्टेबल है? यस। किस बेसिस पर है? अच्छा हमने थ्रेशोल्ड बताते जाओ, मुझे थ्रेशोल्ड बताते जाओ। टोटल सेल्स 4040 है, इसका 10%। जो हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू जो 404 होगा उसको कर देंगे। एसिड्स बताओ। 2470 मल्टीप्लाई बाई 240 और मुझे बताएं प्रॉफिट और लॉस। 1939 का 10% कितना हो गया? एक दफा क्विकली रिवाइज करवा दो उन बच्चों के लिए जिनकी आज पहली क्लास। सर देखें, ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हर सेगमेंट को डिस्क्लोज नहीं करते। हमारे पास यहाँ पर 5 सेगमेंट थे, हमने कहा इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया मीट कर जाएगा तो डिस्क्लोज करेंगे। अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% है उस सेगमेंट का रेवेन्यू, या उससे मतलब कम, सारे सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा तो डिस्क्लोज करेंगे। सारे सेगमेंट्स के एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा है तो डिस्क्लोज करेंगे। और हमने कहा तमाम सेगमेंट्स का जो प्रॉफिट का सम है या लॉस का सम है, जो भी हायर हो उसका 10% होगा तो उससे ज्यादा तो करेंगे। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट था तो हमने प्रॉफिट्स उठाए, सबका प्रॉफिट टोटल किया, उसका 10% लिया। सही है सर। तो इस बेसिस पर हमारे पास रिपोर्टेबल कौन कौन से आ गए? केमिकल्स आया, सही है, क्योंकि सर ये तो तीनों का ही क्राइटेरिया मीट कर रहा है ना। सोडा ऐश किसका क्राइटेरिया मीट कर रहा है? एसिड्स का। हमने कहा ये पॉलिस्टर कर रहा है, यस सर एसिड्स का कर रहा है।
ये दोनों नो नो। क्या हम क्लियर हैं? अब सुनना सर, अब ये तो रिपोर्टेबल, ये वर्किंग है इस सवाल में। अगर ये वाला सवाल होता ना, इसके अंदर पेपर में आया, ये तुम्हारी वर्किंग होती। अब आएंगे सर डिस्क्लोजर्स की तरफ। किसकी तरफ? डिस्क्लोजर्स। सर डिस्क्लोजर्स क्या कहते हैं? दो डिस्क्लोजर बनते हैं इसके, सही है, दो डिस्क्लोजर बनते हैं। पहला जो डिस्क्लोजर होता है वो कहता है कि आप मुझे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। दूसरा डिस्क्लोजर कहता है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल से टाइप करो, जो मैंने कहा रिकंसिलिएशन है। तो आए सर पहले डिस्क्लोजर की तरफ आते हैं। कॉपी कोई नहीं करेगा अभी, एक मिनट हो गया। हमने कहा इसका डिस्क्लोजर नंबर कोई भी दे सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो। क्या डेट ऑफ बर्थ है? कोई 20 के बाद वाली दे। 28 आ जाए सर। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, चले सर। हमने कहा ये पहला डिस्क्लोजर है जिसका नाम क्या रखा हमने? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इसके अंदर हमें कहा जाता है जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे दो, सही है। कौन सी इंफॉर्मेशन दे दो? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं कितने? 3, केमिकल्स, सोडा ऐश और पॉलिस्टर, सही है सर। हमें कहा गया कि यार इनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे दो चाहिए, सही है। अब यहां पे हमने कह दिया हम चाहे तो टोटल कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं। सर क्या इंफॉर्मेशन है जो अपने डिस्क्लोज करो। स्टैंडर्ड कहता है डिस्क्लोज करो रेवेन्यू एक्सटर्नल कस्टमर्स का। कौन से कस्टमर्स का? एक्सटर्नल कस्टमर्स का। फिर कहता है रेवेन्यू डिस्क्लोज करो इंटरनल भी अगर है तो, सही है भाई। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। फिर कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो, ठीक है जी। फिर कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिकॉर्ड करो। फिर क्या कहता है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिकॉर्ड करो। फिर एसेट्स और फिर लाइबिलिटीज। सर याद रखें इसने कहा ये इंफॉर्मेशन तब रिपोर्ट करोगे जब, अगर इनके अलावा कोई इंफॉर्मेशन सीओडीएम को रिपोर्ट करते हो तो वो भी रिपोर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इसमें रिपोर्ट होती है, क्योंकि हमारे पास सवाल में डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम रिपोर्ट। अब इधर देख लेना, कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज। हमने कहा रेवेन्यू केमिकल्स का टोटल, पहले मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू किसका कितना है? 3,000 300 400 है ना। अब हमने कहा कि सर केमिकल्स के 3,000 के रेवेन्यू में इंटरनल कितना इसने बता दिया है? 64 इंटरनल है ना। तो ये कितना बचा? 2936, सही है सर। सोडा ऐश में सारे का सारा एक्सटर्नल है, पॉलिस्टर में और टोटल बता दो कितना हो गया? 36 और ये टोटल कितना हुआ? 3,700। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है कितने? 63
5723 टोटल। अच्छा अब आ जाओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 1437 तुम निकाल चुके हो। 227 टोटल बताओ। 175 एसेट्स बताओ। 1500 500 300 2000 लाइबिलिटीज भी गिवन है कितने 900 450 90 हमने कहा कि सर ये हो गया पहला डिस्क्लोजर। मुश्किल था क्या था? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी थी। अब सुनना, इसके अंदर ऑप्शनल कॉलम भी एक है। वो कहता है यहां पर अगर आप चाहो ना तो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को भी बता दो, अदर सेगमेंट्स के नाम से इनको यहाँ पर एक उनकी लाइन भी दे दो, चाहो तो ना दो। हम क्या करेंगे फॉलो। आईकेप ने स्टडी टेक्स्ट के अभी तो नहीं आ रही है, पुरानी जो स्टडी टेक्स्ट थी उसमें दी हुई थी लेकिन पास पेपर्स में नहीं दी हुई थी। तो याद रखना आईकेप की अगर स्टडी टेक्स्ट, मैंने एक नया रूल दरियाफ्त किया है, अगर आईकेप की स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर्स में कोई भी इख्तिलाफ हो जाए तो पास पेपर्स प्रिवेल करेंगे। सही है? अगर एक चीज की दो ट्रीटमेंट हो और दोनों सही हो, एक चीज की दो ट्रीटमेंट हो दोनों सही हो, तो हमने कहा तो क्या होगा सर? तो हमने कहा आईकेप की ट्रीटमेंट होगी। सही है? मैं बताऊंगा कुछ जगहों पे ऐसा है कि एक चीज की दो ट्रीटमेंट है, आईएएस कहता है दोनों में से कोई भी करो, तो हम फॉलो करते हैं आईकेप की। लेकिन अगर स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर्स, कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर में कह रहा हूं, उसके अंदर आईकेप ने स्टडी टेक्स्ट में कुछ और बात की हो, पास पेपर में कुछ और बात की हो, किसको फॉलो करेंगे? क्यों सर? इसलिए कि पास पेपर्स रिसेंट है, स्टडी टेक्स्ट जो थी वो पहले बन चुकी थी। सही है सर? तो हमने कहा अब उम्मीद करते हैं जो नई स्टडी टेक्स्ट आएंगी आपके पास उसमें गलतियां टीचर्स को रिव्यू के लिए गिवन है, वो टीचर्स ने उसको जरा वो भी कर दिया है, दे भी दिया है। अब आईकेप ने हमें कहा है कि 1 अक्टूबर से नई स्टडी टेक्स्ट इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी आम आवाम के लिए। चलें सर ये कॉपी करें फिर बढ़ेंगे आगे। मेरी बुक होगी इंशाल्लाह 15 अक्टूबर तक। ये कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक बसर थ्रेशोल्ड में भी इंटरनल सेल्स लेते हैं मेरा बच्चा। किसने कहा कि नहीं लेते? रुके जरा, सब्र करें। उस सऊद वाला मसला तो नहीं था ना, हो गया था ना उसने। सऊद को बोलना पड़ेगा। सऊद जो है ना आम दिनों में तो उसने कहा था नहीं करेगा। एक असल में पहले जो है ना बच्चा होता था ना साउथ फिजिकल और यहाँ पर होता था फिजिकल, लेकिन अब जो बच्चा है ना साउथ के फिजिकल में भी ऑनलाइन में भी है, तो ये एक मसला है। फिर लास्ट पैराग्राफ का क्या करना है अभी बताऊंगा। ये कर लिया कॉपी? जी मेरा बच्चा जल्दी कॉपी, फिर हम बढ़ेंगे आगे। और दूसरा डिस्क्लोजर अभी करूंगा, रुक जा, उसमें आएंगे सब होगा।
टेंशन ले ही नहीं मेरा बच्चा। क्यों राफे, ये क्यों है इतना बेचैन? FAR 1 से है। चले सर बढ़ो आगे। डन एंड डस्टेड यहां तक। चले सर अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम आएंगे दूसरे डिस्क्लोजर की तरफ। अब सर हमने कहा सर दूसरा डिस्क्लोजर क्या है, दूसरा डिस्क्लोजर क्या है और कैसा है वो हमें देखना है। इधर देख लें। पहले डिस्क्लोजर ने क्या कहा हमें भाई? पहले ने कहा कि आप बस ये इंफॉर्मेशन दे दो, सही है सर। अब सर अगला जो डिस्क्लोजर है ना वो है रिकंसिलिएशन। अब आप सोचें आप शेयर होल्डर हैं एक कंपनी के, आप कौन है? शेयर होल्डर है और आप अकाउंट्स देख रहे हैं। आपने कहा यार ये जो सेगमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये टोटल रेवेन्यू, ये वो, आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चेक किया, मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। आपने कहा यार यहाँ पर बताया जा रहा है 3700 का रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस में तो कुछ और फिगर आ रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कितने के एसेट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट में तो कुछ और एसेट्स हैं। तो आपके दिल में ख्वाहिश जाग सकती है कि यार ये एसेट्स और लायबिलिटीज किसके साथ मैच कर जाएं? बैलेंस शीट के साथ मैच कर जाएं। तो सर आपकी इसी ख्वाहिश को नजर में रखते हुए, इसी ख्वाहिश को नजर में रखते हुए स्टैंडर्ड ने कहा एक और डिस्क्लोजर रिकंसिलिएशन, उसमें हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। अब मैच, सर ये मैच क्यों नहीं कर रही, हमें ये तो पता हो। सर ये मैच क्यों नहीं कर रही? सर इसके अंदर सिर्फ उन सेगमेंट्स की है जो कि हम जिनको सेगमेंट कह रहे हैं, उस रिपोर्टेबल, इसके अंदर नॉन रिपोर्टेबल की नहीं है, पहला। दूसरा सर कंपनी में ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के अलावा के भी एसेट्स होते हैं। भाई आईटी डिपार्टमेंट क्या कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट है? नहीं। आईटी डिपार्टमेंट के एसेट्स होंगे, यस सर, उनके लैपटॉप्स है ना, उनके सर्वर्स। इसी तरीके से एचआर डिपार्टमेंट क्या कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन मीट करता है? नहीं, लेकिन उसके पास भी एसेट्स हैं। तो सर यहां पर हमने कहा कि अब हमें इसको जब मैच करना होगा तो कुछ चीजों का बड़े अच्छे से ख्याल रखना होगा, और वो कुछ चीजें क्या है आए। अब सर ये डिस्क्लोजर 28 जाएगा, सीखना है डिस्क्लोजर्स। दूसरा डिस्क्लोजर होगा 28 पॉइंट। जब एक डिस्क्लोजर की कंटिन्यूएशन में दूसरा डिस्क्लोजर बनता है, सर याद रखें FAR 2 डिस्क्लोजर का पेपर है, तुम देखोगे हर स्टैंडर्ड के अंदर सिवाय एक दो जिसके अंदर इसने मना किया है डिस्क्लोजर्स ही डिस्क्लोजर्स हैं। 28.1 पर है, उसका नाम क्या होगा? रिकंसिलिएशन बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमने कहा हम रिकंसाइल करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्या होगा सर, कैसे रिकंसाइल होंगे, आए अभी बताते हैं। हमने कहा पहले हम यहां पर इंफॉर्मेशन देंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की, कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनके बारे में दूसरे अल्फाज में ये टोटल वाला कॉलम छापना है। फिर आएंगे कहेंगे भाई जो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनके बारे में, सही है, ये वो सेगमेंट्स है तो नॉन रिपोर्टेबल बट है तो कंपनी का हिस्सा ना सर। फिर आगे बढ़ूंगा और इसको मिटा दूंगा। आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए, यहां से अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रजिस्टर में। फिर हमने कहा सर तीसरी चीज क्या होगी? अदर अनएलोकेटेड
अदर ऑल अनएलोकेटेड आइटम्स, वो आइटम्स जो किसी में भी एलोकेट नहीं हुए, जैसे हेड ऑफिस के एसिड, इसके एसिड, उसके एसिड। चौथी चीज, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टोटल। सर देखें, अब जो ये दूसरा डिस्क्लोजर बन रहा है ना, इसका ये टोटल वाला कॉलम टाई होगा किससे? बैलेंस शीट P&L से। अब सर हम आए, कॉपी कोई नहीं करेगा, बोर्ड पे देखेंगे, हमारी क्लास का उसूल। रेवेन्यू, सर यहां पर देखो टोटल रेवेन्यू कितना है? 3700। किसका रेवेन्यू है? इसको आपने उठा लेना है टोटल रेवेन्यू। नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से थे? पेंट्स और फार्मा। उनका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 3। सर क्या इनके रेवेन्यू है हमारे पास? नहीं सर, इनके रेवेन्यू के अलावा कोई और रेवेन्यू 0। क्या लिखा है? एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट। सर क्या इस रेवेन्यू के अंदर कोई ऐसी आइटम है जो एक सेगमेंट ने दूसरे को बेची हो? इसको हमने क्या कर दिया? जब हमने इसको एलिमिनेट किया तो क्या आंसर आया? 36। अब सर ये 3636 की फिगर, सॉरी ज्यादा है ना, 39 दिस प्लस दिस माइनस दिस 39। अब सर ये 3976 की फिगर कंपनी के P&L में आ रही होगी, क्योंकि सर सेल्स कंपनी के लिए कौन सी होगी? जो बाहर बेची है। इंटर सेगमेंट कंपनी की सेल्स, तो ये 3636 में जब आप 340 प्लस करेंगे तो ये सेल्स आ गई। अब हमने ये शेयर होल्डर को बता दिया कि देख ये सिर्फ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की सेल्स थी, ये तू जाकर चेक कर, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से सेल्स टाई हो रही होगी। आए सर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमने कहा एक्सपेंसेस पे आएंगे डायरेक्ट। यस सर, हमने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, आ जाए। सर क्या चीज है वो? आए सर, ये कह रहा है, अब जो आखिरी पैराग्राफ था, ये जो बेचैन बच्चे हैं ये पूछे जा रहे थे, ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस amounting to 86 million which have not been allocated to any. Furthermore, assets and liabilities amounting to 180 million and 37 million have not been reported in assets and liabilities of any. इसने कहा, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा एक तो नॉन रिपोर्टेबल है, दूसरा यार कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। देखो ये नॉन रिपोर्टेबल वाले भी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो है ना, इनके अलावा की भी तो चीजें हैं। अब तुम जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, वो सेगमेंट नहीं है, उसके भी एसेट्स हैं, उसका फर्नीचर, उसका लैपटॉप है, तो वो कहाँ आएंगे सर? सही है। तो इसने हमें बता दिया कि भैया हेड ऑफिस के जो है एक्सपेंसेस, जो कि किसी और हेड फाइनेंस डिपार्टमेंट की सैलरीज HR की, वो कितने? 86। बोला यार ये वो हैं जो इनमें से कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। बाकी 143 हो गया किसका? और जब हम नॉन रिपोर्टेबल की बात करेंगे तो कितने सेगमेंट है? 2। कौन कौन से? कितना हो गया? 30 28। ऐसा ही है सर। अब आगे आऊं, एक और खतरनाक चीज की तरफ बढ़े। ये आसान है, यहां तक क्लियर हो? नहीं सर, पासिंग मार्क्स अप्रोच रखते हैं। इस कॉलम पे मैं आऊंगा, सब शरारतें पहले हम पूरा कर ले। देखो पासिंग मार्क्स अप्रोच क्या है? इजी थिंग्स फर्स्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है जल्दी बताओ?
17, फार्मा और पेंट्स का 182। क्या इसमें कोई अनएलोकेटेड अमाउंट है? नहीं सर। अब इधर देखना, फिर हम आगे आए, एसेट्स 2300, 170, 180 है ना सर। और लाइबिलिटीज पे आए, लाइबिलिटीज पे आए, कितनी मेरा बच्चा? 144, 13, 37। हमने कहा सर 37 अदर। सर ये देखो पासिंग मार्क्स अप्रोच, क्योंकि ये कॉलम थोड़ा सा समझने वाला है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं, इसको समझना है। पासिंग मार्क्स अप्रोच, भाई ये चीजें तो फिल करूं। बच्चा फेल इसीलिए होता है प्रैक्टिकल पेपर्स में कि सर उसको मार्क्स निकालने नहीं आते। याद रखो, तुम्हें पासिंग मार्क्स लेने, 8 नंबर का सवाल आया, तुम्हें कितने नंबर लेने? 4। अब आएंगे सर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अब हम आएंगे एलिमिनेशन वाले कॉलम पे। सर ये जो रेवेन्यू हमने इंटर सेगमेंट माइनस किया है 64 का, तो सर इससे एसोसिएटेड हमारे पास कुछ कॉस्ट होनी चाहिए। सोचो भाई सोचो, अगर ये जो हमने रेवेन्यू माइनस किया है तो इससे एसोसिएटेड कॉस्ट होनी चाहिए, है ना सर। इससे एसोसिएटेड हमने कहा हमारे पास कॉस्ट भी होगी और इससे एसोसिएटेड प्रॉफिट भी होगा, है ना सर। जब हम रेवेन्यू को उड़ा रहे हैं तो क्या हमें कॉस्ट और प्रॉफिट को उड़ाना चाहिए? यस सर, बिल्कुल उड़ाना चाहिए। आए सर, तब हमने कहा फिर से सवाल पढ़ेंगे। ये देखो इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीज शुरू हो रही है मेरा प्यारा बच्चा। ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिस्टर एंड सोडा ऐश इज ₹48 million and 16 million respectively at a contribution margin of 30%। अब सर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ गए। चलो पहले यहां तक कॉपी कर लो, इन दोनों कॉलम्स को छोड़ करके यहां तक कॉपी कर लो ताकि तुम्हारा माइंड इसको रीड कर ले, फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्योंकि सर ये सिर्फ एक वाहिद टेक्निकल 2 चीजें बची हैं, सिर्फ वाहिद, इसके अलावा नथिंग टेक्निकल रिमेनिंग। और ये स्टैंडर्ड आप समझें कि सिर्फ इसकी हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे। सर ये देखें, ये मैंने कहा कंपनी के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो सेगमेंट्स के अलावा के आइटम्स होते हैं। भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट ही कंपनी में नहीं होता, कंपनी के पास HR डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, ये सब होते हैं जो ऑपरेटिंग सेगमेंट में नहीं आते, लेकिन इनके भी खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं। हमारा पर्पस है कि ये जो टोटल वाला कॉलम है ये कंपनी की बैलेंस शीट और P&L से टाई हो जाए। तो ये जो टोटल वाले कॉलम को हमें कंपनी की बैलेंस शीट और P&L से करना है टाई, तो उसके लिए क्या करना है भाई? उसके लिए हमें सर जो है उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। 3 तरह के कॉलम इसीलिए हमने बनाया, एक तो नॉन रिपोर्टेबल को डालो, उसमें सिर्फ रिपोर्टेबल थे, अनएलोकेटेड आइटम्स को डालो, और एलिमिनेशन। अब सुनना नौजवानों, इधर सुनना, ये 2 बातें सबसे टेक्निकल है स्टैंडर्ड में। पहली बात, सर ये 86 के एक्सपेंसेस क्या हैं जो कि किसी भी सेगमेंट को एलोकेटेड? सर मुझे पता है अगर ये 86 से एक्सपेंस बढ़ा दूंगा तो क्या मुझे 86 से प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा? लॉजिक कहती है करना पड़ेगा। क्यों सर? सर ये टेक्निकल बात है। देखिए ये जो 2 फिगर्स मैंने उठाई है ये सिर्फ सेगमेंट का प्रॉफिट है। कंपनी के प्रॉफिट में सिर्फ सेगमेंट का प्रॉफिट आएगा, या हमें वो एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे जो किसी सेगमेंट से पर्टेन नहीं करते, वो भी माइनस करने पड़ेंगे ना सर। तो हमने कहा कि सर ये जो 86 का हम यहाँ पर एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस बड़ा है तो इसने ओवरऑल प्रॉफिट को कम कर दिया, तभी यहाँ पर हम कंपनी के प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। देखिए ये जो है ना प्रॉफिट,
ये सेगमेंट का प्रॉफिट है। ये किसका प्रॉफिट है? सेगमेंट का। चले मैं आपको इसको एक और एग्जांपल समझाता हूं। केएनएस ने कहा, एग्जांपल के लिए अज्यूम करें सीएसीसीएन के अलग अलग सेगमेंट्स हैं। सीए की एक तरह से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? जो टीचर को पेमेंट है, सही है। इनडायरेक्ट, और अपना जो है एसीसीए की भी यही है। तो ये सीएसीसीए की टीचर को पेमेंट के बाद ये इस फिगर पे पहुंचा केएनएस। लेकिन सर केएनएस में जो स्टाफ ऊपर बैठा हुआ है, जो एडमिन है, सही है, जो बाकी खर्चे हैं, बिजली का बिल है, वो भी तो एक एक्सपेंस है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार केएनएस का प्रॉफिट मुझे बताएं, तो जो सीए से केएनएस कमा रहा है, जो एसीसी से केएनएस कमा रहा है, वो प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ सेगमेंट्स का प्रॉफिट है। चाहे वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हो, नॉन रिपोर्टेबल, उनका प्रॉफिट है। उसमें से जब तक आप ये स्टाफ के खर्चे, बाकी खर्चे माइनस नहीं करेंगे, आप कंपनी के प्रॉफिट पे नहीं पहुंच सकते। ऐसा ही है। तो सर ये जो दो फिगर्स है ना, ये फिगर सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट्स की फिगर्स हैं। सेगमेंट्स के अलावा के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम सही प्रॉफिट पे आएंगे। तो हमने कहा सर एक तो यहां पर मैं स्टैटिक बना रहा हूं, 86 को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर एक और चीज भी माइनस करनी है, वो ज्यादा टेक्निकल है, सुनना, बहुत गौर से सुनना, सबकी तवज्जो इधर चाहूंगा मेरा बच्चा। सर सेगमेंट पे आए, हमने कहा केमिकल्स ने बेचा है सोडा ऐश और पॉलिस्टर को कितने का? 64 का, ये उसका रेवेन्यू है सर। अब हमने कहा सर इसमें से मैं अगर कॉस्ट निकालूं तो कितने परसेंट होगी? 70% ना, कितना? 44 प्रॉफिट कितना कमाया? 19.2। ये क्या है? प्रॉफिट ऐसा ही है। अब मेरा बच्चा बड़े गौर से सुनना है, आप लोगों ने सबने बड़े गौर से सुनना है। मैं अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं। सर स्टैंडर्ड कहता है कि इंटर सेगमेंट सेल्स को माइनस करके बताओ, सही है, हमने माइनस कर दिया। फिर उसने कहा यार देखो ये जो केमिकल का प्रॉफिट है ना, इस 1757 के अंदर केमिकल का प्रॉफिट आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। बोला इस 1757 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है 1437, इसमें से 19.2 का वो प्रॉफिट है जो केमिकल्स ने किससे कमाया है? इंटरनली कमाया है। ये बाहर वालों से नहीं कमाया, ये किससे कमाया है? इंटरनली कमाया है। एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को 44.8 की चीज देकर कितना कमा लिया? 64। तो बोला यार ये जो 19.2 का प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट भी क्या है? इंटर सेगमेंट है। मानते हो इस बात को? पक्की बात है, हाँ या ना सर? अब हमने कहा सर ये जो प्रॉफिट है ये भी अगर इंटर सेगमेंट प्रॉफिट है तो हमें इसको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमने कहा यार इस 1757 के अंदर, इस 1757 के अंदर वो प्रॉफिट भी आ रहा है जो इंटर सेगमेंट है। सही है सर? तो हमने कहा उसूलन हमें 86 तो ये एक्सपेंस भरे इसका माइनस करना चाहिए, और इसके बाद इंटर सेगमेंट प्रॉफिट कितना है? 19 ये भी हमें माइनस करना चाहिए। तो ये दोनों को जब माइनस करोगे कितना हो गया? 105.2। इन दोनों को जब तुमने माइनस किया, अब जो फिगर आएगी ना वो आएगी जो पीएनएल से आएगी। बताओ कितना हो गया ये? 1833 सर याद रखें पूरे स्टैंडर्ड में एक ही ये चीज मुश्किल है, सबसे मुश्किल क्या है आप इसको फिर समझ लो। सर स्टैंडर्ड कहता है दूसरा जो डिस्क्लोजर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें उसके टोटल वाले कॉलम को किससे टैली करना है? बैलेंस शीट और पीएनएल से। ऐसा ही है? बोला यार जब तुम्हें उसको बैलेंस शीट और पीएनएल से टैली करना है तो उसको टैली करने के लिए तुमने कहा एक तो डालोगे अनएलोकेटेड आइटम्स, एक डालोगे नॉन रिपोर्टेबल। सही है। फिर बोला जो तीसरी चीज है उसके अंदर एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप
आइटम्स, इसमें तुमने क्या किया, इसमें तुमने कहा कि सर जो रेवेन्यू है 64, इसमें से हम ये माइनस करेंगे क्या, दो चीजें, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा इसकी वजह से हमने कहा सर क्या हुआ होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा इसकी वजह से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट, हमने कहा इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, ये हमने माइनस किया। दूसरा, एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को बेचा, कितने में बेचा, 44.8 की चीज 64 में बेची, तो इसका 19.2 का इजाफी प्रॉफिट भी आ गया, उसको भी हमने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। अब जो ये फिगर आई, ये फिगर 1833.8, ये हमने कहा कंपनी के पीएनएल से टाई करेगी, सही है सर। तो कॉपी करते हैं सर, इसको मुझे टोटल बता दें, बाकी जो रिमेनिंग है एसेट्स का बताएं, टोटल कितना आ रहा है, 652650, और बताएं 1516, 86, अभी बता दूं, ये बताएं। चले सर, एक बच्चे ने कहा 86 वाली बात, देखें बेटा समझ में नहीं है फौरन पूछे, सुनिएगा, ए मेरे बच्चों सुन लेना, ए मेरे बच्चों सुन लेना, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि सर देखें, ये सेगमेंट्स का प्रॉफिट है, ऐसा ही है, कंपनी में सिर्फ सेगमेंट्स है, एसीसीए, कंपनी में सिर्फ एसीसीए सीए की एक डायरेक्ट कॉस्ट है, इनका एक्सपेंस क्या है, जो टीचर्स को इन्होंने पेमेंट कर दी, लेकिन सर इसके अलावा भी केएनएस के और एक्सपेंसेस हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं एसीसी और सीए के प्रॉफिट को प्लस करूं तो वो कभी भी कंपनी के टोटल प्रॉफिट के बाद नहीं होगा। इनको आप प्लस करो, आप बोले साजिद कपाड़िया साहब आपने तो इतना कमा लिया, साजिद साहब कहेंगे रुको जरा, बोलेंगे यार तुम तो सिर्फ ये देख रहे हो कि मैंने तुमसे फीस कितनी ली, उसमें सिर्फ टीचर्स की पेमेंट माइनस कर रहे हो, तुम ये भी तो देखो बाकी जो यार ये स्टाफ है, बिजली का बिल है और खर्चे, उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो ये जो कॉस्ट है ये इसने कहा था अनएलोकेटेड आइटम्स है हेड ऑफिस के, इनको हमने ऐड करवाया यहाँ पर। जब हमने इनको यहाँ पर ऐड करवाया तो हमने कहा इससे अगर एक्सपेंस मेरा बढ़ गया तो प्रॉफिट भी तो कम होगा, तो ये एक्सपेंस के कॉलम में बढ़ाया तो इसको प्रॉफिट के कॉलम से भी क्या करना है, माइनस करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ हैं? जी बेटा माल लाफिया 19.2 है, 192 नहीं बेटा। सर ये 19.2 भी फिर बता दें। देखें सर केमिकल्स ने कितने का बेचा था, है ना सर, तो हमने इसको यहां से रेवेन्यू से माइनस कर दिया। हमने कहा ये क्या कौन सा रेवेन्यू है, इंटर सेगमेंट। फिर हमने कहा कि सर यार हमारे पास इसके ऊपर इसने प्रॉफिट भी तो कमाया केमिकल्स है ना सर। देखिए कॉस्ट जो आई है वो कॉस्ट तो आनी थी, है ना भाई, उसकी जो कॉस्ट आई है अपनी वो तो कॉस्ट आनी थी, इसके ऊपर इसने प्रॉफिट कमाया है। वो प्रॉफिट कितना कमाया है, हमने कहा इधर देखें वो प्रॉफिट सर इसने कमाया है 19.2, इसने 64 की चीज बेची कितने में, 44.8 की 64, 19.2 का। अब जो केमिकल का ये प्रॉफिट आ रहा है 1757 में, जो इसका 1437 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के अंदर क्या चीज शामिल है, 19.2 वो प्रॉफिट शामिल है जो कि कंपनी ने नहीं कमाया, केमिकल्स ने सोडा ऐश और पॉलिस्टर से कमाया है। तो हमने कहा ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, किसका प्रॉफिट है, केमिकल्स का प्रॉफिट है। तो जब ये केमिकल का प्रॉफिट है तो हमने कहा इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। इस 1757 के अंदर एक वो प्रॉफिट शामिल है जो सेगमेंट का तो प्रॉफिट है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए हमने माइनस किया 19.2। याद रखना जब भी इंटर सेगमेंट सेल्स होगी वो रेवेन्यू में से भी माइनस होगी, वो प्रॉफिट में से भी माइनस होगी। जब हमने इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो हमने कहा 105.2 माइनस हुआ, ये कितना बचा 1833.8। अब आप इस टोटल को जब करेंगे इस कॉलम को टोटल, तो वो आपको बता देगा कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल से टाई करके। जो हमारा पीएनएल होता है उसमें रेवेन्यू से एक्सटर्नल जाता है, एक्सटर्नल
चले सर ये कॉपी कर लें और फिर बढ़ेंगे आगे। सर बस यकीन माने कॉन्सेप्चुअली ये हमारा स्टैंडर्ड खत्म, लेकिन प्रैक्टिकली अभी इसकी चीजें हैं नहीं सर। अगली क्लास में ये टॉपिक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा विद क्विज। अगली क्लास में इसका क्विज भी होगा सर, याद रखें 7 क्विजेस करने हैं। और मैंने आपको बता दिया अब तक एक चीज एग्जामिनर ने टेस्ट कौन सी थी? एग्रीगेशन। सवाल है कोई? सर एक देखें, एक बहुत स्मार्ट आदमी हमारे पास आया, मैंने कहा जुगाड़ू आदमी हर जगह होते हैं। उसने कहा सर बैलेंस शीट पीएनएल से फिगर्स डायरेक्टली उठाएं और ये डिफरेंसेस मार दें। सर सवाल ये है कि उसने हमें सवाल में पूरा बैलेंस शीट पीएनएल नहीं दिया होगा, यूजुअली नहीं दिया हुआ होगा, समझ रहे हैं आप? जब उसने अगर हमें सवाल में बैलेंस शीट पीएनएल नहीं दिया हुआ होगा तब हम ये जुगाड़ नहीं कि ये मारा ये कर दिया, जो डिफरेंस आया ये डाल दिया। लेकिन सर पेपर में इसका सवाल, अब सुनो मेरी बात, पेपर में 90% तक चांसेस हैं कि इसका सवाल अगर सिर्फ डिस्क्लोजर का सवाल आए तो वो अलग। क्यों सर? इसकी टेस्टिंग लेवल क्या है? 8 नंबर के लिए सवाल क्या हो जाएगा? काफी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। सर किसी को कोई भी मसला हो ना अगर इन फिगर्स को समझने में तो पूछ सकता है अभी, क्योंकि ये फिगर्स मैं आपसे भी बनवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। सही है सर, कोई भी मसला हो पूछ लो। इसको देखो, एक तो हमने कॉन्सेप्चुअली समझा, दूसरा जुगाड़ समझा। जुगाड़ू मेथड क्या है? जितने से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उतने से एक तो प्रॉफिट को माइनस करो, जो रेवेन्यू बन रहा है उसमें से प्रॉफिट परसेंटेज हटा के उसको भी माइनस कर दो। तो ये तो जुगाड़ है, लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ रहा हो कि अगर एक्सपेंसेस बनेंगे तो प्रॉफिट भी कम होना चाहिए, और जो रेवेन्यू है इसके अंदर से जो प्रॉफिट के अंदर अपना आ रहा है इंटर सेगमेंट प्रॉफिट, उसको माइनस करना है। जी बेटा। नहीं सर, क्योंकि आपने जब प्रॉफिट माइनस किया तो वो नेट हो गया ऑटोमेटिकली। कॉस्ट तो कंपनी को इनकर हुई है ना 44.8 की। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग-अलग से एडमिन एक्सपेंसेस सारे। सर एक बच्चे का सवाल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ तो हमें कंबाइन दिए हुए, व्हाट इफ के अलग अलग हो? उसने हमें एडमिन बता दिया और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अलग अलग बता दिया हो तो हम क्या करेंगे? तो सर हमने कहा तब हम पे फर्ज हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा कि हम सिर्फ वो बताएं जिसके बारे में वो हमें सीओडीएम को बताते हैं। अब अगर उसने सवाल में हमें डेप्रिसिएशन भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, ये नहीं बताया कि सीओडीएम को कौन सा बताते हैं, तब हम पे मजबूरी होगी, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग करके बताना पड़ेगा। सीओडीएम को देखें सर, यहाँ पे तो क्लब बता दिया ना, एग्जामिनर पेपर में क्लब ही देगा, लेकिन उसने कह दिया क्लब नहीं दिया, डेप्रिसिएशन अलग बताया, इंटरेस्ट अलग बताया, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उसने अलग बताया और कोई एक्सपेंस अलग बताया। तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा कि सर हमने कहा डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट अलग बताया तो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग शो करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को अलग करूंगा, इंटरेस्ट को, बाकी चीजों को अलग अलग शो कर रहा हूंगा। सर क्या हम क्लियर हैं? सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप अभी समझें ग्रॉस प्रॉफिट। जब सर आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे सर काशिफ के साथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, चले मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। यहाँ पे इसने वर्ड यूज कर लिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं आती। यहां तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हमने किसके उसमें लिया है? इसको हम कहते हैं सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हुआ तो बेटा नवल वो हमें बताएगा। जी बेटा। जो इंफॉर्मेशन सीओडीएम को देंगे वही शेयर होल्डर को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सर जो इंफॉर्मेशन सवाल में गिवन हो वो सब आपको सीओडीएम को देते हैं। तो आपको सवाल में चाहे आप उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7 दिए हैं, अलग अलग डेप्रिसिएशन दिया है, आपको अलग अलग बताना होगा।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो अगर सीओडी में अलग चीज की है जैसे आप बोल रहे हैं और सर तो फिर भी टैली नहीं होता कि वैसे नहीं सर, फिर भी हम करेंगे, इतना नहीं सोचा कर, तुझे बताऊंगा आगे जाके, अभी है इसमें बहुत कुछ है। आए सर आए। अच्छा, ऑनलाइन वालों को ही नजर आएगा इसलिए हम नहीं शो करते, वरना एक सवाल था इसका फाइनल अकाउंट्स के साथ, वो फाइनल अकाउंट्स के साथ करना था, बट आए सर आए। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम पास पेपर्स के एक और सवाल पे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी आप लोग रुकेंगे और हम कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक बेटा बहुत लंबी है आज। टैक्स की क्लास भी 1:30 बजे शुरू है और ऑडिट जो बच्चे, कितने लोग ऑडिट की क्लास में जाएंगे यहाँ से, कितने लोग टैक्स की क्लास में जाएंगे? तो सर दोनों में आपके पास ब्रेक ही ब्रेक है ना? और कितने लोग घर जाएंगे? आए सर आए, तो ब्रेक तो बहुत है, 2 घंटे की क्लास में ही ब्रेक चाहिए। आए सर आए। अब आगे बढ़ेंगे, अब फिर से समरी पे आएंगे नौजवानों, समरी पे। सर समरी के अंदर, डिस्क्लोजर के अंदर, समरी में डिस्क्लोजर के अंदर आखिरी के 2 बुलेट्स रहते थे, वो पढ़ेंगे। An entity reports the following geographical information if available: revenues from external customers both attributed to the entity's country of domicile and attributed to all foreign countries। सर याद रखें, बाज मर्तबा हम आजकल की जो दुनिया है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं ना सर। कराची में बैठ के आप सेल्स करते हैं ना सर, बहुत सारी सेल्स आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, सही है। फ्रीलांसिंग की दुनिया है, आप सर्विसेज बाहर बेच रहे हैं। तो इसने कहा आपको बताना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसर हूं और मैं लिस्टेड कंपनी हूं, मतलब मैं सर्विसेज देता हूं, कि यार पाकिस्तान से कितना कमाया है और मैं पाकिस्तान से बाहर कितना कमा रहा हूं, वो भी मुझे अलग अलग बताना है सेगमेंट वाइज। फॉर एग्जांपल हम ये बताएंगे कि अगर दिया हुआ होता कि भाई रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान से कितना है, सही है, रेवेन्यू पाकिस्तान से बाहर कितना है। सर वैसे भी दुनिया अब आ गई है कि आप कमाओ महंगे मुल्क में, खर्च करो सस्ते मुल्क में। आए नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स, शेयर्स एक्सेट्रा, ये पढ़ेंगे। डेफर्ड टैक्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? डेफर्ड टैक्स तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टैक्स जो फ्यूचर में है ना। डेफर्ड टैक्स के बारे में मैं 2 लाइनें कहता हूं, 2 चीजें होती हैं, आज सजा बाद में मजा, आज मजा बाद में सजा। ये क्या है देखेंगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ये क्या होते हैं? पेंशन, इस किस्म की चीजें भी होती हैं, सेगमेंट्स की एम्प्लॉयज को देनी है। राइट्स अराइजिंग अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब फिर हमारे सिलेबस में नहीं है। लोकेटेड बोथ इन द एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल इन फॉरेन, द अमाउंट्स रिपोर्टेड आर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटिटी फाइनेंशियल। अब आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। An entity provides information about the extent of its reliance on its major if revenues from transactions with a single external customer amounts to 10% of an entity's revenue, the entity discloses that fact। अब सर सुनिएगा, स्टैंडर्ड ने कहा कि आप रेवेन्यू में भी बताएंगे, एक बताएंगे लोकल सेल्स, एक बताएंगे एक्सपोर्ट सेल्स, अगर हैं अवेलेबल। वैसे हमारे पेपर में नहीं होगा, बट याद रखें सर मैं स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, स्टडी टेक्स्ट भी स्किम कराऊंगा ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो। आई के कुछ भी पूछ सकता है एमसीक्यू के लिए, तो इसीलिए ज़रूरी है सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये कह रहा है बशीर भाई, एक हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको हम 10% से ज़्यादा या 10% तक की सेल्स करते हैं, वो आपका क्या हो गया? मेजर। भाई एक बंदा कंपनी अगर वो महीने के 7 मिलियन की उसका रेवेन्यू है और हमने कहा 7 मिलियन में से 7 लाख एक ही आदमी खरीद रहा है, तो वो कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। 10% अगर आपकी जेब से निकल जाए तो आप हिल जाएंगे, है ना सर? 10% अगर आपकी जेब से निकल जाए तो आप हिल जाएंगे। 10%
हमने कहा कि आपके लिए बहुत मैटर करता है, सही है, अनटिल एंड अनलेस वो अगर आपको फीस में सिर्फ 10% डिस्काउंट मिले तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, बोलते क्या डिस्काउंट मिला है, सही है। लेकिन आपने कहा वैसे 10% मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने भी कहा यार 10% बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैंडर्ड ने कहा तो ऐसा आदमी जिसको तुम 10% की सेल्स करते हो उसकी सेल्स को इंफॉर्मेशन को देना अलग से भी जरूरी है। अब आए सर, एग्जामिनर तो हमारा शरारती है, उसने 2 दफा डिस्क्लोजर पूछा, एक दफा फाइनल अकाउंट्स के साथ सवाल दे दिया, पिछली अटेम्प्ट में बोला डिस्क्लोजर बनाओ, बहुत इजी डिस्क्लोजर था। दूसरी दफा उसने क्या किया सर, दूसरी दफा उसने फाइनल अकाउंट्स के सवाल साथ नहीं पूछा, उसने डिस्क्लोजर बना कर दिया, बोले इसमें गलतियां बताओ, इसमें क्या करो, गलतियां बताओ। तो मेरा बच्चा आ जाए, अब हम देखेंगे कि डिस्क्लोजर्स की गलतियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो सर अब आ जाएं पास पेपर्स वाले हैंड आउट पे, कितनों के पास वो हैंड आउट अवेलेबल नहीं है, हाथ उठाएं, अभी बताऊंगा, अभी दूंगा मैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप देख रहे हैं सर, एग्जामिनर का लेवल चेक करें आप। इकरा का सवाल है कि सर 86 को पिछले सवाल में सेपरेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कॉलम में लिख सकते हैं या ये नेसेसरी है कि हम 86 और नहीं सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो हमने यहाँ पे लिख लिया ना, यहाँ से माइनस शो नहीं कर सकते, अब इसको प्रॉफिट में से ही माइनस करके बताना है। आज होमवर्क भी बहुत है, 2 दिन की छुट्टी है ना। चले सर, पास्ट पेपर्स का सवाल है, जिनके पास हैंड आउट नहीं है उनको मैं दे रहा हूं। सवाल का नाम है रोशनी लिमिटेड, इसके ऊपर अटेम्प्ट लिखेंगे स्प्रिंग 21। मैं हैंड आउट लेकर आ रहा हूं, बस 1 मिनट, कोई मसला नहीं है। चले जी, जिनके पास हैंड आउट अभी क्लास में नहीं है वो पड़ोसी से बात करें, देखें उसके पास होगा, उसके पास भी नहीं है तो पड़ोसी, सर आपके पास मोबाइल में होगा, मोबाइल में भी नहीं है, जी बेटा इस अटेम्प्ट, इसकी क्वेश्चन है अटेम्प्ट स्प्रिंग 21। इसकी जल्दी से 20 कॉपियां करा ले, जल्दी बहुत फौरन। चले सर, रोशनी लिमिटेड कह रहा है मुझे लिस्ट ऑफ एरर्स निकाल करके दें। कितने एरर है, किसी ने निकाले सर? 8 नंबर के लिए 8 एरर्स तो बनते हैं ना, 8 नंबर्स के लिए 8 एरर तो बनते हैं, इससे कम तो गुजारा ही नहीं है। जल्दी जल्दी सर, 8 नंबर के लिए 8 एरर्स, आप अब डिस्क्लोजर्स बना चुके हैं, चले आप 5 निकाल लें। या आईकेप का स्प्रिंग 21 का सवाल है, और सर याद रखिएगा इस टॉपिक को, पता नहीं क्यों आईकेप का फेवरेट है, पता नहीं, ये बहुत छोटे छोटे जो है ना, हालांकि टॉपिक इतना दुनिया भर में पूछा नहीं जाता, लेकिन आईकेप बहुत पूछता है। बना करके दे दिया इसने हमें और बोला गलतियां निकालो। 8 गलतियां निकाली किसी ने, बोला एरर्स भी बताओ, ओमिशंस भी बताओ। क्या इसी में? चले, रोशनी लिमिटेड है पहले वाले हैंडआउट में ही है। चले बच्चों, जो पहला वाला हैंडआउट है उसी के अंदर रोशनी लिमिटेड है। कुछ बच्चे कह रहे हैं वाओ था,
तो जिनको मिला है सर वो देखें, रोशनी उसके अंदर है। कौन सा पेज नंबर है? लास्ट पेज। हर एक के पास है, जिनको आज मिला उनके पास शायद होगा। हाँ, पांच गलतियां हो गई। ओफ, बच्चों ने कहा सर एक बच्चा कह रहा है 5 ही गलतियां हैं। सबकी आंखों के सामने पहुंच चुका है हैंड आउट? कोई है जिसकी आंखों के सामने अभी हैंड आउट ना हो? चले सर, नहीं है तो आगे बैठ जाना हीरो, आ जाए। हमने कहा अब हम सवाल पढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है 7 हो गई, माशाल्लाह, लगे रहे। सर हम सवाल पढ़ रहे हैं। एक और, ये जो चीता बच्चा है, ये जिस बच्चे ने एक गलती निकाली ना, वो बहुत चीता आदमी है। कितने लोगों ने सवाल में ये चीज निकाल ली कि सर 75% रूल कंप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप चेक करें तो 62% है। समझे आप सर? तो एग्जामिनर भैया तेज चल रहे हैं। 8 गलतियां तो आपने कहा निकालनी है मुझे कुछ भी करके। 5-6 होंगी बहुत अच्छी वाली, 1-2 होंगी जो आपको मुश्किल से निकालनी पड़ेगी। आ जाए, सवाल पढ़ते हैं। रोशनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये सवाल ऑटम 20 का है, सॉरी ये स्प्रिंग 21 का नहीं, ऑटम 20 का सवाल है। स्प्रिंग 21 में फाइनल अकाउंट्स के साथ आया था और ऑटम 21 में नहीं पूछा है इसको, तो इस अटेम्प्ट के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया है। रोशनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज एंगेज्ड in manufacturing of textile products. RIL generates 30% of its revenue from export to Middle East. अब अंडरलाइन करते जाएं। अगर एक्सपोर्ट सेल्स है तो क्या उसका अलग से रेवेन्यू बताना चाहिए? क्या इसने बताया है? नहीं सर। तो अपने पास आंसर में लिखे पहली गलती। पहली गलती लिखते जाएंगे, अपने पास नोट करते जाएंगे। हेडिंग डालेंगे फॉलोइंग आर एरर्स एंड ओमिशंस। जिन बच्चों के पास ये वाला हैंड आउट नहीं है, जो कल नहीं आए थे या जिनको आज नहीं मिला है नया वाला हैंड आउट, ये उनके लिए पहला देने की जरूरत। अच्छा, यहाँ भी एक दो दे दे, इस तरफ दे दे बेटा कुछ। तो पहली गलती लिखें, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ओमिशंस एंड एरर्स। तो सर ओमिशंस और एरर्स की जो गलतियां हैं ये अब आपने लिखनी है। और हमने कहा ओमिशंस और एरर्स में एक्सपोर्ट सेल्स आर नॉट disclosed separately. Export sales are not disclosed separately. पहली गलती। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? Out of which 60% are made to only Hakim Limited. Hakim Limited RL has various operating segments. सही है। Apart from some of these segments make internal sales as well. अब सुनिएगा मेरा बच्चा, सुनिएगा। इसने कहा टोटल एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है?
उस 30% का 60% किसको बेचते हैं? हकीम को। तो हकीम की सेल्स कितनी हो गई? 18%। 10% से ज्यादा है। अभी हमने क्या पढ़ा? जिसकी 10% से ज्यादा उसको भी अलग से डिस्क्लोज करना है। तो सर लिखे दूसरा पॉइंट, सेल्स टू हकीम लिमिटेड, सेल्स टू हकीम लिमिटेड अमाउंट्स टू, सेल्स टू हकीम लिमिटेड अमाउंट्स टू 18%। और जब भी इस किस्म की कैलकुलेशन, सेल्स टू हकीम लिमिटेड अमाउंट्स टू 18%, जब भी कैलकुलेशन करें ब्रैकेट में बता दें कैलकुलेशन, फिगर लिखेंगे 18%, साथ में बता दें कैलकुलेशन। अमाउंट्स टू 18%, ब्रैकेट में लिखेंगे 30 into 60, hence it should be disclosed separately, hence it should be disclosed separately। हमने कहा हकीम भैया की सेल्स भी नहीं बताई, ठीक है सर। सर इसके साथ ही एक और पॉइंट भी और है, क्या है वो? इसने कहा कुछ सेल्स क्या है? इंटरनल सेल्स है। क्या इसने बताई है? नहीं सर, इसने कहा कुछ सेल्स इंटरनल सेल्स है, वो भी नहीं बताई हैं। तो इसका मतलब क्या है? सर हमें बतानी चाहिए, है ना सर? तो लिखेंगे अगला पॉइंट, इंटरनल सेल्स या इंटर सेगमेंट सेल्स are also not disclosed separately, are also not disclosed separately। हैंडआउट्स मिल गए सबको अभी? चले सर, हमने कहा इंटरनल सेल्स भी अब डिस्क्लोज सेपरेटली नहीं हुई, बढ़िया हो गया। आए और गलतियां पकड़ते हैं। Following amounts have been extracted from the draft financial statement for the year ended 30 जून 2020। सर देखें, इसमें हमने पढ़ा था ना, सारी फिगर्स आपस में मैच होनी चाहिए, ऐसा ही है? सर मुझे बताएं, टोटल एसेट्स मैच हो रहे हैं? लाइबिलिटीज इसने बताई हैं? नो सर। तो आप जरा लिखें टोटल एसेट फिगर is not in agreement with financial statement। total asset figure is not in agreement with financial statements। सर फिर कितने हो गए? 4। 5वां पॉइंट लिखो, liabilities related to segments, liabilities related to segments have not been disclosed, have not been disclosed। अब आए सर आगे पढ़ूंगा। ये हम देख रहे हो सवाल पढ़ते जा रहे हैं, 5 पॉइंट्स तो हमने निकाल लिए। सवाल पढ़ते जा रहे हैं, 5 पॉइंट्स निकाल लिए, मजीद आगे बढ़ेंगे। डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इंटरनली टू द CODM, सही है, ऑफ ईच सेगमेंट। However, following disclosure on operating segment is prepared for inclusion in notes to the। अब देखो इसने एक और बात कह दी, इसने कहा हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं CODM को, लेकिन यहां पर हम क्या डिटेल दे रहे हैं? नहीं सर, हमने कहा यहां पर हम डिटेल नहीं दे रहे। तो हम यहां पर डिटेल में आएंगे, लिखो सिंस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन Since detailed information
is provided to CODM, therefore same should be disclosed in financial statements. Same should be disclosed in financial statements, and various expenses like depreciation, comma, amortization, etc. should be disclosed rather than aggregating all as operating expenses. है ना सर? ये कितने पॉइंट्स हो गए? 6. 7वां पॉइंट 75%. सर 75% रूल के लिए तो मुझे चाहिए होती है, एक मेरे दोस्त ने कहा कि सर एक्सटर्नल सेल्स चाहिए होती है, इंटरनल तो जो है ना हमने कहा नहीं चाहिए होती, एक्सटर्नल चाहिए होती है. तो सर जो बैलेंस शीट में P&L में रेवेन्यू दिया है एक्सटर्नल तो है. सर टोटल रेवेन्यू कितना है? और इसने जो 2 सेगमेंट्स को डिस्क्लोज किया, स्पिनिंग और वीविंग, जो ये 2 सेगमेंट्स को इसने डिस्क्लोज किया, इनकी सेल्स कितनी आ रही है एक्सटर्नल? हमने कहा टोटल एक्सटर्नल सेल्स कितनी है? 2530. और स्पिनिंग और वीविंग की कितनी है? 1030 प्लस 1010 प्लस मल्टीप्लाई बाय 100, 62%. लिखे reportable segments should have at least 75% external sales, should have at least 75% external sales, comma, however in this case sales of reportable segments comprises only 62% of total external sales. चले सर ये तो हमने कर लिया. अब अगली चीज है, 7 पॉइंट हो गए. तो हमने कहा रिपोर्ट का, आप ये पॉइंट रिपीट करते हैं. हमने कहा रिपोर्टेबल सेगमेंट शुड हैव एट लीस्ट 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल्स. हाउएवर इन दिस केस रिपोर्टेबल सेगमेंट सेल्स कंप्राइजेस ओनली 62%. अब सर आखिरी पॉइंट है, 1 मार्क्स और लेना है, 1 मार्क्स और लेना है. और मुझे बताओ एक पॉइंट कौन सा उठाओगे? सोचो. नहीं वो तो हम उसने हमें एक वो बताया था, बताया हुआ है ना इसने कि भाई नेट इंटरेस्ट नहीं, जो प्रॉफिट जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे, जरूरी नहीं है PBIT. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, सही है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी कह सकते हैं. और तो क्या लगा. देखिए मैं आपको इससे पहले मुझे एक वाकया याद आ गया. कभी जब मुझे ऐसा पसंद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, मेरा BM की फर्स्ट अटेम्प्ट थी मॉड्यूल की. मैंने कहा यार तैयारी भी है. अच्छा मैंने BM बाद में थोड़ा सा किया था, उसने जो है ना मतलब उसका वो था, फर्म में ही थे. उसने मुझे कहा कि यार वो पेपर दे चुका था.
मैंने कहा यार बीएम की तैयारी है, क्या करूँ? उसने कहा देख एक बात याद रखना, उसने कहा आईकेप में जो है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। मैं क्या मतलब? बोला देख तू कहीं फंसे ना तो रिपीट नहीं करना एक पॉइंट को, लेकिन अगर 7-8 पॉइंट पूछे ना, कहीं फंसे ना तो एक पॉइंट फेंक भी देना। अगर उसने 8 पॉइंट पूछे हो तो एक पॉइंट फेंक भी देना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 7 नंबर देगा 1 नंबर काट लेगा, वैसे भी तू नहीं लिखता तो 1 नंबर तो काटता ही ना। उसने मुझे एक टिप दी और इस टिप की वजह से क्या हुआ सर, इस टिप की वजह से मैंने बीएम में वो जो तबाही मचाई। सही है। और सर याद रखें, कभी मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। बीकॉम का एक पेपर था, बीकॉम की अब मैं बात कर रहा हूँ। पेपर था इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। अव्वल तुम सबने बीकॉम करना है, क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त है वो कोशिश कर रहा है, हम उसके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं यूएस हायरिंग के लिए। और कैंडिडेट्स सब कुछ पूरा होता है, रिजेक्ट किस बेसिस पे होते हैं? बीकॉम नहीं होता। बीकॉम लाजमी सबने करना है। सर उसका तरीका क्या है कि आप अब कैफ की बेस पे आपको 2 साल के प्रोग्राम की एग्जामिशन मिलेगी, बाकी 2 साल किसी भी जो बेकार यूनिवर्सिटी ना ऑनलाइन वाली वर्चुअल अल्लामा इकबाल, यहाँ से आप बीकॉम के पर्चे दें। सही है, पूरा करें, डिग्री ले लें। सर अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है तो यूएस यूके में, और मैं देख रहा हूँ आगे जाके वहां पर जॉब्स होंगी, सीए सर्टिफिकेशन की बेसिस पर वर्क परमिट नहीं मिलता, वर्क वीजा नहीं मिलता। तो बीकॉम इज इम्पोर्टेंट, टारगेट करो, फर्म में जाके कैफ पूरा करो, फर्म में जाके बीकॉम में जरूर इनरोल कराओ। खैर मैं बीकॉम में था, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का एक पर्चा था, 10 पॉइंट नंबर का था। मैंने कहा 10 पॉइंट्स को लिखने, 9 पॉइंट्स हो गए, 10वां अब आ ही नहीं रहा यार। सब सोचा, टाइम भी खत्म था, कोई 15-20 मिनट थे, दोस्त सारे निकल चुके थे, बोले तो आ रहे नहीं तो हम जा रहे हैं। सही है, एक साथ जाते थे। मैंने कहा छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ जाऊंगा सर। मैंने कहा यार 2 मिनट दे दो। अब इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में एक सवाल आया था, सड़कों के फायदे लिखें, बेनिफिट्स ऑफ रोड्स। 9 पॉइंट लिख लिए। उसमें एक लिख चुका था कि भाई ये जो रोड टैक्स वगैरह होता है। अब एक पॉइंट दिमाग में हमने कहा बनाना तो है, बनाया इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। अच्छा थोड़े टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सही है, और हॉस्पिटल में मैं 8-10 दिन एडमिट हुआ था और ठीक ठाक पैसे पड़े थे। तो मैंने लिखा लोग सड़कों पे जाते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल उनको बिल करता है, उस बिल से वो टैक्स भरते हैं। सही है, और रोडों की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होता है। यकीन करें ये पॉइंट लिख कर आ गया मैं। और उस पेपर में सबसे ज्यादा थ्योरी में नंबर आए थे मेरे, पार्ट 2 के अंदर। मतलब थ्योरी वाले पेपर्स में 67 नंबर आए थे, उस पेपर में सबसे ज्यादा थे। और कसम खुदा की सब कुछ फेंका था उसमें। तुम्हें नहीं पता, ये जो तुम सीए कर रहे हो ना, ये तो तुम्हारे लिए बीकॉम को हलवा कर देगा। और दूसरा एसीसीए, तुम लोग कभी एसीसीए जब तुम में से अगर कोई कभी करे जिंदगी में, तुम बोलोगे अभी क्या ही है। सच बता रहा हूँ, तुम मतलब मेरे जो है ना स्टूडेंट जो कर रहे और जो दोस्त कर चुके हैं, वो उनके एसीसीए के प्रोफेशनल लेवल के पेपर सर जिन्होंने कैफ किया है अभी फॉर्म्स में 2 दिन पढ़ के मार लेते हैं। और अगर वो बच्चा ज्यादा पढ़ ले, ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ ज्यादा पढ़ ले, सही है, पढ़ ले तो उसका तो वहां पर वो है पाकिस्तान टॉप आ जाता है वो। सही है, क्योंकि सर सीए आपको पढ़ना सिखा देता है चीजों में। एक मेरे दोस्त एसीसी के टीचर हैं, वो कहते हैं यार ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है ना, पूरा आईसीसी में मैं P2 लेवल पे 1 घंटे में पढ़ाता हूँ, IS 23 1 घंटे में पढ़ाता हूँ, इससे ज्यादा हम वहां पर दे ही नहीं सकते। सही है सर, तो सीए याद रखें आपको पढ़ना आए। सर अब हमने कहा पॉइंट्स तो बहुत है, अब हमने कहा सर इसके अंदर एक तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का अलग डिस्क्लोजर नहीं दिया, दूसरा एलिमिनेशन वाला कॉलम, मतलब आप इसमें 8 से ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं। आए लिखते हैं, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, separate disclosure of operating segments is not provided. Separate disclosure of operating segments is not provided. ये आपने लिखा एक पॉइंट। दूसरा एक और पॉइंट लिखे, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट
amounts, elimination of intersegment amounts, column has not been, elimination of intersegments amount column has not been disclosed. चलिए सर, आप मुझे बताएं इस सवाल में कौन सी चीज ऐसी है, इसका पासिंग परसेंटेज कितना होगा? 35%। सर मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली ना, मैं आपको ये आज पहली क्लास में बात बता रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बना हुआ है कि हमारे टीचर्स FAR 2 में 3-4 टॉपिक्स को बहुत फोकस करते हैं, बाकियों को नहीं करते। नाम बता देता हूं, IFRS 9 को बहुत फोकस करते हैं, लीजिस को फोकस करते हैं, कंसोलिडेशन को फोकस करते हैं, सही है। और हमने कहा ये 3 तो सबसे ज्यादा बादशाह होते हैं, इनके ये हो गया। और अगर टीचर का मूड हुआ तो अक्सर वो IAS 12 को भी फोकस करता है 4। सर बाकी आप देखें IFRS 8 को लोग फोकस, एग्जामिनर को पता है, तभी इसके समय सवाल बहुत हल्का था। अब आपने देखें अभी डिस्क्लोजर के सवाल है तो हम अगली क्लास में और करेंगे, आपने सिर्फ एक सवाल किया, लेकिन उस एक सवाल की बेस पे आप ये सवाल पास पेपर्स का अटेम्प्ट कर पाए। बच्चे पेपर में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि फोकस ही नहीं होता। फोकस, मैं ये फर्स्ट क्लास की वीडियोस मैंने डाली इसीलिए कि सर बहुत सारे बच्चे एंड में इसको इन वीडियोस से पढ़ रहे होते हैं जो मेरे पास से नहीं पढ़ते, तो बोलते हैं सर IFRS 8 हमें नहीं कराया गया, तो इसलिए। तो सर याद रखें, हमें हर टॉपिक को फोकस करना है। सर यकीन माने IAS 1037 एग्जामिनर का फेवरेट है, उसके ऊपर फोकस, हर टॉपिक के ऊपर। फाइनल अकाउंट्स फोकस नहीं होता, इसीलिए अगर कभी मैं कोई वर्कशॉप वगैरह भी कराता हूँ, फिर अब तो नहीं कराई, पिछले अटेम्प्ट में कराता हूँ, तो उसमें मैं फाइनल अकाउंट्स और 1037 जरूर लगता हूँ, ताकि वो बच्चा जिसने सही से फोकस नहीं किया पढ़ ले। लेकिन सर ये अगर वर्कशॉप होती है तो है, तो सर हर टॉपिक पे फोकस करना है। अब आए एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं इसके। सर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर हम, सर इसने कहा है 2 मेजर आइटम्स गए, 75% रेवेन्यू थ्रेशोल्ड वाज नॉट चेक, ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल area in respect of exports and disclosure on information about major customers in respect of sales to HL were not mentioned। सर ये हमारे पास था और इसकी मैं एक जर्नल कमेंट्स भी पढ़ूंगा, आप भले बैकपैक करें, जर्नल कमेंट्स पढ़ूंगा। इस अटेम्प्ट में हमारा माशाल्लाह गोल्ड मेडल था। टोटल रिजल्ट इस अटेम्प्ट का था 34%। आए सर, ये कह रहा है an overall passing ratio of 34% is contingent, is consistent with the last result of 30%. Examinees performed well in section A comprising of short questions, but the performance in section B was disappointing. Poor performance in these questions were mainly due to the fact that such variation had not been examined previously। चलिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि मुझे पता है कौन सा टॉपिक अब तक पूछा नहीं गया, तो ये इसीलिए बता रहा हूं। एग्रीगेशन वाली जो चीज नहीं पूछा गया वो क्विज में पूछेंगे आपसे। एग्रीगेशन वाली चीजें अब तक नहीं पूछी गई हैं। Although examinees are using past papers as a key element for their exam preparations, they should remember that topics, subtopics, variations not covered in past papers are also examinable। फिर कह रहा है examinees generally secured good marks in 2 to 3 questions but failed to obtain reasonable marks in the remaining। There were 34% पास हुए, बाकी जो 66% फेल हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। There were 23% examinees who were just short of 9 or lower marks and could have easily obtained them if they had covered all areas of the
सर याद रखें, सारे एरियाज भी कवर करने हैं, सारे क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, इंशाल्लाह पास है। अभी भी बहुत सारा मेरा बच्चा है सर FAR2 इस अटेम्प्ट में नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा सर? वो FAR1 में है, कुछ नहीं पता क्या हो। मैं कहता हूँ दो चीजें, एक तो अल्लाह पे गुमान अच्छा रखो कि इंशाल्लाह पास होगे, और सर दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लो, कॉन्सेप्ट लगा लो, मुश्किल चीजें होती हैं, नहीं भी कर पाए कोई मसला नहीं, होमवर्क तो सुनो, होमवर्क सुनो। नौजवानों, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया था, है ना सर? क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। 11 का डिस्क्लोजर हम अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 13 ये 3 सवाल आपके होमवर्क के। अगली क्लास में सर इसका होगा क्विज, और फिर अगली क्लास में आपको मिलेगा इसका असाइनमेंट होगा, उसमें 4-5 सवाल होंगे, टॉपिक साथ साथ असाइनमेंट के साथ कवर करके, क्योंकि FAR2 कर लिया था 13 तो हमने कहा 9 और 10। अगली क्लास में जब इसका असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट दूंगा वो करोगे, क्विज दे दोगे, टॉपिक तुम्हारा पैक है। फिर इंशाल्लाह आगे FAR2 में क्लासेस में ही सब चीजें कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास का भी ट्यूसडे को 4 बजे, अगली क्लास ट्यूसडे को 4 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।